नमस्कार। 4 नवंबर 2025 शाम के करीब 4 बजे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास एक पैसेंजर ट्रेन को एक लाल सिग्नल पर रुकना था। ये भारतीय रेलवे का सबसे बुनियादी नियम है। सबसे जरूरी नियम। लेकिन वो ट्रेन नहीं रुकी। क्यों? आज की पड़ताल किसी खबर को सिर्फ दोहराने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जांच की कुछ जानकारियां हैं और इन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक इंसान की गलती थी, एक मशीन की नाकामी, या फिर पूरे सिस्टम में सालों से छिपी एक गहरी दरार का नतीजा। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है तो पहली प्रतिक्रिया होती है कि किसी एक पर दोष मढ़ दो। हाँ, किसी को जिम्मेदार ठहरा दो। बिल्कुल। लेकिन असलियत अक्सर कहीं ज्यादा जटिल होती है। ये हादसा, जैसा हम देखेंगे, तकनीक की मौजूदगी, उसे लागू करने की हमारी रफ्तार और सुरक्षा को लेकर हमारे नजरिए पर कुछ बहुत ही असहज सवाल खड़े करता है। तो ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तथ्यात्मक रूप से हमें क्या पता है? क्या हुआ था उस शाम? घटना बिलासपुर के पास की है। एक एमयू पैसेंजर ट्रेन नंबर 68733, अच्छा। ये गेवरा से बिलासपुर जा रही थी और उसी ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से जा टकराई। एक ही ट्रैक पर? जी, एक ही ट्रैक पर। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पैसेंजर ट्रेन का इंजन और एक डिब्बा वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ओह। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 लोगों की जान चली गई। 11 लोग? और इसमें पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट भी शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। और जब हम कहते हैं कि टक्कर जबरदस्त थी, इसका मतलब साफ है कि ट्रेन की रफ्तार काफी तेज रही होगी। बिल्कुल। तो एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें, ये कैसे हो सकता है? और यहीं से मामला गंभीर होना शुरू होता है। शुरुआती जांच में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो है सिग्नल पास्ट एट डेंजर। सिग्नल पास्ट एट डेंजर? रेलवे की भाषा में इसे एसपैड कहते हैं। एसपैड? आसान शब्दों में, पैसेंजर ट्रेन ने वो लाल सिग्नल पार कर लिया था जहां उसे हर हाल में रुक जाना चाहिए था। एसपैड, ये तो रेलवे में सबसे गंभीर चूकों में से एक माना जाता है ना? सबसे गंभीर। लेकिन ये होता क्यों है? क्या लोको पायलट ने सिग्नल देखा नहीं, या कोई और वजह थी? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये विशुद्ध मानवीय भूल होती है। हो सकता है ध्यान भटक गया हो, या थकान हो सकती है। थकान हो सकती है, बिल्कुल। या फिर खराब मौसम में सिग्नल ठीक से दिखाई ना हो। दूसरी वजह तकनीकी भी हो सकती है। जैसे ब्रेक सिस्टम में अचानक कोई खराबी आ जाए जिससे ट्रेन समय पर रुक ही ना पाए। जांच अभी इन्हीं पहलुओं पर हो रही है कि आखिर उस दिन इनमें से हुआ क्या था। एक मिनट, मतलब एक लोको पायलट ने सिग्नल तोड़ दिया? जी। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट नहीं है? है, बिल्कुल है। जो ऐसी मानवीय भूल को पकड़ सके और ट्रेन को अपने आप रोक दे। और यही इस हादसे का सबसे दुखद और कह सकते हैं चौंकाने वाला पहलू है। इस सिस्टम का नाम है कवच। कवच? सुना है इसके बारे में। जी, ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारत में ही बनाया गया है। इसका काम ही यही है कि अगर कोई ट्रेन लाल सिग्नल पार करती है तो ये सिस्टम खुद ब खुद इंजन का कंट्रोल लेकर ब्रेक लगा देता है। अच्छा। और अगर दो कवच वाली ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाएं तो ये उन्हें टकराने से पहले ही रोक देता है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो वो उस ट्रेन में काम क्यों नहीं कर रही थी? क्या सिस्टम फेल हो गया? सिस्टम फेल नहीं हुआ था, तो वो उस रूट पर लगा ही नहीं था। क्या? जी। और यही असली समस्या है। कवच एक बेहतरीन तकनीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय रेलवे के 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क में से इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा, बहुत बड़ा, और उसमें से इसे अब तक कुछ 1000 किलोमीटर पर ही लगाया जा सका है। तो जिस रूट पर यह भयानक हादसा हुआ वो उन हजारों किलोमीटर्स में शामिल नहीं था। अगर कवच होता तो ये हादसा लगभग निश्चित रूप से टल जाता। ये बात तो मतलब समझ से बाहर है। हमारे पास एक जीवन रक्षक ढाल है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सही। इसे पूरे नेटवर्क पर लगाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या ये बहुत महंगा है? इसकी कई वजह हैं। पहली तो लागत है। कवच को पटरियों, सिग्नल सिस्टम और हर एक इंजन में लगाने का खर्च काफी ज्यादा है। कितना अंदाजन? करीब 50 लाख रुपया प्रति किलोमीटर। ओह, काफी ज्यादा है। जी। और दूसरी, शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है, हमारे रेलवे नेटवर्क का विशाल आकार। इतने बड़े नेटवर्क पर इसे एक साथ लगाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल काम है जिसमें सालों लगेंगे। लेकिन यहाँ सवाल प्राथमिकता का उठता है। क्या हम सुरक्षा को एक बुनियादी जरूरत के तौर पर देख रहे हैं,
या एक लग्जरी फीचर के तौर पर, जिसे धीरे धीरे किश्तों में जोड़ा जाएगा। और ये हादसा बताता है कि इस देरी की कीमत जाने देकर चुकानी पड़ रही है। ये सिर्फ कवच की कहानी नहीं लगती। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक बड़ी और पुरानी समस्या का लक्षण है। क्या पहले भी सुरक्षा को लेकर ऐसी चेतावनियां नहीं दी गई थी? दी गई थी, और सिर्फ चेतावनियां नहीं, बल्कि एक पूरा रोड मैप दिया गया था। आपको शायद याद हो, 2011 में एक और गंभीर हादसे के बाद हाँ। सरकार ने जाने माने परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाई थी। काकोडकर कमेटी, हाँ मुझे याद है। उस कमेटी ने 2012 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें भारतीय रेलवे की सुरक्षा को लेकर बहुत बहुत गंभीर बातें कही गई थीं। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था? क्या कहा था उन्होंने? काकोडकर समिति ने साफ कहा था कि भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली पुरानी पड़ चुकी है और इसे तत्काल आधुनिक बनाने की जरूरत है। तत्काल? जी। उन्होंने एक एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम और कवच जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को पूरे मेन लाइन नेटवर्क पर लगाने की सिफारिश की थी। मतलब जो आज हम बात कर रहे हैं वो उन्होंने तब कह दिया था। एक दशक से भी पहले उन्होंने ये भी कहा था कि रेलवे में सुरक्षा से जुड़े खाली पदों को तुरंत भरा जाए और एक स्वतंत्र रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण बनाया जाए, ताकि सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता ना हो। बिल्कुल। और अब 2025 में लगभग 14 साल बाद भी हम उसी पर बात कर रहे हैं, तो उन सिफारिशों का हुआ क्या? उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया? यहीं पर व्यवस्था की वो धीमी चाल सामने आती है। कुछ सिफारिशें मानी गईं, पर टुकड़ों में। कवच का विकास उसी दिशा में एक कदम था, लेकिन जैसा हमने देखा, उसे लागू करने की रफ्तार बहुत ही धीमी है। नई ट्रेनों, नए रूट्स और स्टेशनों की सुंदरता पर जितना ध्यान दिया गया, उतना ध्यान शायद पटरियों के नीचे की सुरक्षा और सिग्नलिंग के दिमाग को अपग्रेड करने पर नहीं दिया गया। मतलब हार्डवेयर पे ध्यान था, सॉफ्टवेयर पे नहीं। एक तरह से कह सकते हैं। काकोडकर समिति ने कहा था कि ये अब और नहीं वाला पल है, लेकिन शायद व्यवस्था के लिए वो पल अभी तक नहीं आया है। ये हादसा उसी अनदेखी का एक भयानक नतीजा हो सकता है। हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई थीं वो दिल दहला देने वाली थीं। बचाव का काम कैसा रहा? मैंने पढ़ा कि लोगों को निकालने में बहुत मुश्किलें आईं। हाँ, बचाव अभियान बहुत चुनौतीपूर्ण था। डिब्बे बुरी तरह पिचक गए थे और एक दूसरे में फंस गए थे। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर से डिब्बों को काटना पड़ा। अंधेरा होने की वजह से भी दिक्कतें बढ़ गईं, लेकिन बचाव दल ने कई घंटों तक लगातार काम किया। मैंने एक रिपोर्ट में एक जीवित बची महिला का बयान पढ़ा था। वो मंजर की भयावहता को दिखाता है। जी। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। हम अक्सर इन हादसों को सिर्फ आंकड़ों में देखते हैं, 11 मौतें, 20 घायल, लेकिन हर आंकड़े के पीछे ऐसी ही एक कहानी है। बिल्कुल। उस महिला ने बताया कि टक्कर के बाद हर तरफ बस चीख पुकार मची थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उनका पैर कोच के मलबे में फंस गया था। हे भगवान। और जब तक बचाव दल ने कोच का एक हिस्सा काटा नहीं, तब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि उन डिब्बों में फंसे लोगों ने क्या झेला होगा। जाहिर है, इस हादसे के बाद बिलासपुर कटनी रूट पर ट्रेनें पूरी तरह रुक गईं। हालांकि रेलवे ने अगली सुबह तक ट्रैक को दोबारा चालू कर दिया था। और ऐसे हादसों के बाद मुआवजे की घोषणा होती है। इस मामले में भी सरकार और रेलवे ने कुछ ऐलान किए हैं। हाँ, घोषणाएं हुई हैं। रेलवे ने हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 5 लाख और मामूली घायलों को 1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। और राज्य सरकार ने भी? जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी तरफ से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद जाहिर है कि लोग जानना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या किसी की जवाबदेही तय करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? आधिकारिक तौर पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS। जी, CRS ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। CRS एक स्वतंत्र संस्था है जिसका काम ही ऐसे गंभीर हादसों की जड़ तक जाना है, ताकि भविष्य में उन्हें रोका जा सके। बिल्कुल। उनकी रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि असल चूक कहाँ हुई। और राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया होगा। वो तो होना ही था। विपक्ष की तरफ से एक कांग्रेस नेता ने इसे अत्यधिक लापरवाही का मामला बताते हुए रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। ये तो एक तयशुदा प्रतिक्रिया बन गई है। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन असली सवाल जस का तस रहता है कि क्या इस राजनीतिक दबाव से व्यवस्था में कोई ठोस और स्थायी सुधार आता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है।
एक पैसेंजर ट्रेन ने लाल सिग्नल पार किया जो शायद मानवीय भूल या तकनीकी खराबी के कारण हुआ। और ये टक्कर इसलिए एक बड़ी त्रासदी में बदल गई क्योंकि उस रूट पर कवच जैसा ऑटोमेटिक सुरक्षा सिस्टम मौजूद नहीं था। सही। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये उन व्यवस्थागत सुधारों की अनदेखी का नतीजा है जिनकी सिफारिश 1 दशक से भी पहले की गई थी। हाँ, ये 3 बातें तो साफ है, लेकिन मैं इसमें एक चौथा और शायद सबसे जरूरी पहलू जोड़ना चाहूंगी। वो क्या? वो है जमीनी स्तर पर सुरक्षा का कल्चर। सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा देना ही काफी नहीं है। अच्छा, ये एक अहम बात है। हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे लोको पायलट पर काम का इतना ज्यादा बोझ है कि उनसे ऐसी गलतियां हो रही हैं? क्या उन्हें सही ट्रेनिंग मिल रही है? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ कागजों पर हो रहा है या जमीन पर भी? जब तक सुरक्षा को संगठन की संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम नई तकनीक लगाने के बाद भी ऐसे हादसों का जोखिम उठाते रहेंगे। तो हमारी आज की पड़ताल से यह साफ है कि यह हादसा सिर्फ एक ट्रेन के पटरी से उतरने की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि यह उस व्यवस्था पर भी एक गंभीर टिप्पणी है जो सुरक्षा को लेकर शायद उतनी गंभीर नहीं है जितनी उसे होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि कवच जैसी तकनीक मौजूद है। हम ये भी जानते हैं कि अनिल काकोडकर समिति जैसी विशेषज्ञ समितियों में 1 दशक पहले ही बता दिया था कि क्या करने की जरूरत है। सब कुछ पता है। इसके बावजूद अगर आज भी लोग इस तरह के रोके जा सकने वाले हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमारी प्राथमिकताओं में कहाँ खोट है और इस देरी की असली कीमत कौन चुका रहा है। ये सवाल सिर्फ रेलवे या सरकार के लिए नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर हम सब के लिए है।